नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ मैं, जो देश के लगभग सभी सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आज के बाद सभी डाउट आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई वाद हो या कोई वर्डिक्ट हो। साथियों, हम फंडामेंटल राइट्स को 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 19 तक अध्ययन करेंगे। दूसरे वीडियो में हम 19 से लेके 35 तक अध्ययन करेंगे और पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को हम समाप्त कर देंगे अध्ययन करके, ताकि कोई भी सवाल किसी भी फॉर्मेट में बनाया जाए, आप देखते हैं उसका सही आंसर दे देंगे साथियों, वरना डीसी सर से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो साथियों, सब्सक्राइब कीजिए DRDC एजुकेशन को और जुड़िए हमारे साथ, हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने तैयारी को एक नया आकार दीजिए। आइए अध्ययन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का। साथियों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। यही से आपका सवाल बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है, तो उसका सही आंसर भाग 3। कितने अनुच्छेद से लेके कितने अनुच्छेद के मध्य वर्णित है, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर चर्चा करें साथियों, तो मौलिक अधिकारों का सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से प्राप्त हुआ और सबसे पहले 1791 में अमेरिका के अधिकार पत्र में मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ही अपनाया गया है। ये आपका तीसरा सवाल है। तो पहला सवाल कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, कितने मौलिक अधिकार भारत के संविधान में वर्णित हैं, तो इसका सही आंसर है 6। कौन कौन से? समानता का अधिकार, इसे समता का अधिकार भी कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये वो 6 अधिकार हैं जो भारत के संविधान में वर्णित हैं। तो पहले ही पेज से आपके 4 सवाल बन जाते हैं साथियों। पहला सवाल, जैसा मैंने कि बताया, आप बोर मत होइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको वीडियो खत्म होते ही पूरा फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएगा। जिन दोस्तों को इसमें बहुत सारे तथ्य याद हैं, उनसे निवेदन है कि आप स्किप मत कीजिए, आप देखते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और बेहतरीन नॉलेज आपका हो जाए। तो पहला सवाल कि किस भाग में है, भाग 3 में। दूसरा सवाल, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 12 से 35 तक। तीसरा सवाल, किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। चौथा सवाल, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। सातवां सवाल, कौन कौन से हैं, ये 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार व संवैधानिक उपचारों के अधिकार। एक एक करके हम सबका अध्ययन करेंगे साथियों। बढ़ते हैं अगले पेज पे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। बहुत सारे साथियों को अनुच्छेद 12 के बारे में नहीं पता कि आखिर अनुच्छेद 12 में है क्या। तो साथियों, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, और ये परिभाषा मौलिक, यहाँ पर अधिकार होगा साथियों, मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के कर्तव्य में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उसमें भारत सरकार, राज्य सरकार,
संसद, राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी व सार्वजनिक उपक्रम शामिल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकारों के संबंध में, उसमें क्या क्या शामिल है, आपको ऑप्शन में दे दे 1 पार्लियामेंट, ए पार्लियामेंट, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी स्टेट गवर्नमेंट या ई लोकल गवर्नमेंट। तो इन सबकी सब शामिल हैं। एक राज्य का निर्माण संसद से, राज्य विधानमंडल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और इवन लोकल गवर्नमेंट और सार्वजनिक उपक्रम से मिलके होता है। तो ये है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 13 की ओर। आर्टिकल 13 कहता है साथियों कि मौलिक अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। आप कह रहे होंगे किस प्रकार की विधियां, कैसी विधियां, आइए चर्चा करते हैं। दरअसल अनुच्छेद 13 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले यानी 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उससे पहले अगर भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी हो, प्रयुक्त कोई विधि हो, उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो मौलिक कर्तव्यों से असंगत है। यानी अगर कोई ऐसी विधि है, मान लेते हैं हमें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है या संविधान बनने से पहले था और संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, अब वो जो कानून थे वो मौलिक अधिकारों को कम कर रहे हैं या शून्य कर रहे हैं, तो जिस मात्रा तक असंगत हैं या शून्य कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, उस मात्रा तक वो कानून स्वतः ही शून्य हो जाएगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 1। जबकि अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो। देखो, पहले में कहा गया यदि कोई पहले से विधि है जो मौलिक अधिकारों को कम करती है तो उस विधि को हम कम कर देंगे। ऐसा भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 13 में, और निर्देश देता है, आदेश देता है कि आप कोई भी विधि नहीं बनाओगे जो मौलिक अधिकार को कम करती हो, या ऐसा कोई अगर विधि बन जाती है जो मौलिक अधिकार को कम करती है तो जिस मात्रा तक कम करती है उस मात्रा तक वो कानून शून्य होगा। अब तीसरा क्या कहता है अनुच्छेद 13 का कि इस विधि में अध्यादेश, आदेश, विधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, यानी जितने भी प्रकार के कानून हो सकते हैं, चाहे वो समाज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे जंगल में हो, कहीं भी हो, अगर वो मौलिक अधिकारों को छोटा करने का प्रयास करता है साथियों, तो उस मात्रा तक वो कानून, वो प्रथा, वो रूढ़ि, विचारधारा, सूचना, नियम, विधि सब समाप्त हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा पावर है भारत के संविधान में। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मौलिक अधिकारों के लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे में इसका अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(4) कहता है कि 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होंगे। यानी अगर कोई कानून अनुच्छेद 368 के तहत किए जा रहे हैं तो वो इस पे लागू नहीं होगा। हालांकि बाद में इस विषय को टाल दिया गया, हम इसका अध्ययन करेंगे। मैं बता दूं, बाद में इस विषय को भी टाल दिया गया। हम जब वाद विवाद का अध्ययन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से वर्डिक्ट आए, कौन गए, तो इस बात को भी कहा गया कि अगर कोई अनुच्छेद 368 के तहत भी संशोधन होते हैं और वो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को न्यून करने की कोशिश करते हैं, वो भी न्यून हो जाएंगे।
साथियों, यहाँ तक अगर समझ में आया है आपको स्पष्ट तरीके से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब पहले अधिकार को हम समझते हैं, यानी समानता का अधिकार। अब तक का जो समरी रहा हम उसके अध्ययन कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा में संसद, राज्यों का विधानमंडल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सार्वजनिक उपक्रम सब शामिल हैं। यानी ये सब मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं और इसी की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 में कहा गया, यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है तो वो विधि, वो कानून, वो प्रथा, वो रूढ़ी, वो नियम, वो विनिमय सब उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट को छेड़ने की कोशिश करते हैं या उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अब साथियों, अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में अब यहां से स्टार्ट होता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। 14 में कहा गया साथियों कि विधि के समक्ष समानता, इस शब्द को पकड़िए, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, दो चीज का वर्णन है अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, यानी जो भी विधि है उसी के समान सबको संरक्षण मिलेगा और विधि के समक्ष सबको समान माना जाएगा। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 14 में। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, हम इसका आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं विधि के समक्ष समानता। यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। यह सभी को सुनवाई का समुचित अधिकार देता है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। एक और सवाल आपके एग्जाम के लिए कि विधि के समक्ष समानता जो कहाँ से लिया गया है, तो साथियों ये ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से ले लिया गया है और यह अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है यूपीएससी या स्टेट पीएससी, एसएससी कि भैया विधि के समक्ष समानता जो है जिसे हमने ब्रिटेन से अपनाया है, ये केवल भारतीयों के लिए है या विदेशियों के लिए, तो इसका सही आंसर है ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। और ये विधि के समक्ष जो समानता है एक नकारात्मक उपबंध है, यानी इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कितनी ढेर सारी हमको हक देता है। यदि हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो क्या रहेगा हमारा वजूद। सब्सक्राइब कीजिए DCIS को, DRDC एजुकेशन को, दोनों एक ही नाम है साथियों, नाम मैंने चेंज कर दिया किसी वजह से। आइए आगे अध्ययन करते हैं अब विधियों के समान संरक्षण की। तो जैसा मैंने कहा विधियों के समान संरक्षण, इसे साथियों अमेरिका से लिया गया है, जहां विधि के समक्ष समानता जो था ये यूके से लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से। वही विधियों के समान संरक्षण को हमने अमेरिका से लिया गया। ये एक और सवाल आपका बन गया, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन विधि के समक्ष समानता का हमने कहा था कि अपवाद भी है। क्या अपवाद है? आर्टिकल 361(1) के तहत राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है कि जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहता है उसको कुछ मामलों में सहूलियत दी जाती है, जैसे सिविल मामलों में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ऐसे साथियों 361 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए यही चीज लागू है, यानी न्यायालय में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाता है सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में नहीं कि जाके आप किसी को गोली मार दे तो आप बच जाएंगे। यानी अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उसका निर्णय हो गया है, तब आपको पुलिस तब भी नहीं उठा सकती अगर आप राज्यपाल या राष्ट्रपति हैं। ये अपवाद है विधि के समक्ष समानता का, जिसे हमने यूके से लिया है। अब बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण की, जिसे हमने अमेरिका से अपनाया गया है। कहता है यह समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और
असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार को अपनाता है। साथियों, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि कोई लेडी है, अब भैया वो प्रेग्नेंट है, उसे फांसी की सजा देनी थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो उसके फांसी की सजा को हम उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। ये है विधि के समान संरक्षण, यानी हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है साथियों। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में साथियों सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है। किस प्रकार की सामाजिक समानता की हम बात कर रहे हैं, आइए अध्ययन करते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, वंश, लिंग, जाति, निवास या जन्म के स्थान पर विभेद को निषेध करता है। यानी किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, लिंग, जात, निवास स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। इसी बात को अनुच्छेद 15 में भी कहा गया है, 15 सब क्लॉज 1 में। लेकिन सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया भैया? सब क्लॉज 2 में आदेश दिया गया है राज्य को। संविधान आदेश देता है राज्य को। क्या आदेश देता है? कि राज्य और व्यक्ति ये दोनों के लिए लागू होते हैं। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक स्थान में प्रवेश, तालाब या सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव को निषेध का आदेश देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसे किसी दुकान पे जाने से रोकता है, सार्वजनिक भोजनालय, यहाँ पर पब्लिक प्लेस की बात हो रही है, कोई प्राइवेट चीज़ की बात नहीं। किसी के घर में आप घुस जाएं तो खाना बना हुआ है, तो अगर कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ पर सब खाना खाते हैं तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई भी खाना खा सकता है। जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं कोई कह नहीं सकता कि इस दुकान से सामान दूसरा नहीं लेगा, ले सकते हैं। जिस होटल में आप जा रहे हैं वहाँ कोई भी जा सकता है। जिस तालाब में आप स्नान करते हैं वहाँ कोई भी कर सकता है। किसी सार्वजनिक स्थल पे आप अगर खेल रहे हैं वहाँ कोई भी खेल सकता है। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो ये आपराधिक श्रेणी में आएगा। ये कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2। अब अनुच्छेद 15(3) में क्या है? यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जाती है, यहाँ पर छूट की बात की जाती है। साथियों थोड़ा जुकाम है हमें। अनुच्छेद 15(3) में कहता है कि राज्य स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रोविजन बना सकता है। यानी मान लीजिए आपने रेलगाड़ियों में देखा होगा, ट्रेनों में देखा होगा, दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो डीटीसी के कुछ बसें होती हैं, या मेट्रो में आपने देखा होगा कि स्त्रियों के लिए एक डब्बा भैया रिजर्व होता है, महिलाओं के लिए एक डब्बा क्या होता है? रिजर्व होता है। उस पर पुरुष यात्रा नहीं कर सकते। अगर वो यात्रा करते हैं तो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यानी राज्य अगर चाहे तो बालक और स्त्री के लिए विशेष प्रबंध उपबंध कर सकता है, और ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वही अनुच्छेद 15(4) में कहा गया साथियों, मैं सबसे पहले बता दूं कि अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। यानी उनके लिए एसटी, एससी या पिछड़े वर्गों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए विशेष उपबंध राज्य बना सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 15(4) में की गई है। आइए थोड़ा इसकी समग्र अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा चलते चलते सारांश देख लेते हैं। 15 में कहा गया कि किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते। 15(2) में कहा गया कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पे जाने से नहीं रोकेगा, अगर रोकेगा तो आपराधिक श्रेणी में आएगा।
15(3) में कहा गया कि हम भैया बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकते हैं। और 15(4) में कहा गया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं हम उनके लिए भी विशेष उपबंध कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं 15(5) की। अनुच्छेद 15(5) साथियों ये 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहीं से निकल के आता है रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन जिसे लेके कुछ लोग सही कुछ लोग गलत के पक्ष में खड़े रहते हैं कि रिजर्वेशन देश के लिए सही है, कुछ लोगों का मानना गलत है। आपका क्या मत है, आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अनुच्छेद 15(5) में कहा गया कि जो अगर कोई व्यक्ति है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसे निजी शिक्षण संस्थानों, यहाँ प्राइवेट की बात हो रही, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। इसलिए देखो प्राइवेट स्कूलों में 25% आज भी आरक्षण रखा जाता है। हालांकि वो अलग बात है, बिक जाते हैं इस देश में, लेकिन प्रावधान होता है। जबकि अनुच्छेद 15(6) में कहा गया है साथियों कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। कौन सा विशेष प्रावधान? वही EWS वाला कोटा जिसको 2019 में भारत सरकार ने अपनाया। तो निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में ऐसे वर्गों के लिए 10% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। और यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया। ये सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में कि 10% जो रिजर्वेशन दिया गया EWS को वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दिया गया साथियों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में बात की गई अवसर की समानता की कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए। सब क्लॉज 1 कहता है 16 का कि राज्य के अधीन, यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति के अधीन नहीं, राज्य के अधीन कोई पद या नियोजन कोई भी पद हो में अगर नियुक्ति होती है तो सभी नागरिकों को बराबर या समान अवसर मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए SSC का एग्जाम हो रहा है, राज्य करवा रही है, स्टेट PSC का एग्जाम राज्य करवा रही है। राज्य का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों से है। जैसा कि मैंने राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में पढ़ी। तो सबको समान अवसर मिलने चाहिए। फिर आप कहोगे रिजर्वेशन कहाँ से आ गया, महिलाओं के लिए सीटें कैसे आ जाती हैं, ST SC के लिए सीटें कैसे बढ़ जाती हैं, इसकी चर्चा आगे खुद संविधान करता है। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म, लिंग, स्थान और मूल वंश के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो साथियों ऐसा कहा तो गया है, लेकिन ऐसा राज्य खुद करता है क्योंकि राज्य ने क्या किया, संविधान में संशोधन करके ये चीजें बनाई है। लेकिन किन के लिए बनाई है, आइए आगे पढ़ते हैं। राज्य किसी के साथ भेद नहीं करता, जबकि राज्य उन लोगों को बराबरी के स्तर पे खड़ा करना चाहता है जो दबे कुचले हाशिए पे बैठे हुए थे। अनुच्छेद 16(3) में कहा गया कि राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकती है। ये देखो भाई, यानी नौकरी में भेद कर सकती है, यानी रिजर्वेशन कुछ लोगों को दे सकती है। जैसे ST के लिए, SC के लिए, OBC के लिए, अब जनरल कैटेगरी में EWS के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। यानी राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकती है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों या हिमालय राज्यों के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था होती है साथियों, शारीरिक मापदंड के आधार पर भी होती है। अनुच्छेद 16(4) राज्य सामाजिक आर्थिक, यहाँ पर देखो सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप में अगर कोई पिछड़ा है उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वही अनुच्छेद 16(4)A में कहा गया कि राज्य जातियों और जनजातियों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में वरिष्ठता, प्रणामी और पदोन्नति के मामले भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अब सोचिए 1-2 व्यक्ति एक साथ IAS बने,
आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, एक जनरल कैटेगरी का है, एक एसटी कैटेगरी का है, दोनों साथ में एसडीएम के पद पे चयनित होते हैं। पता चलता है एसटी कैटेगरी का जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, जबकि जनरल कैटेगरी वाला बाद में बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि राज्य के अधीन सेवाओं में वरिष्ठता प्रणाली पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो आपको पहले प्रमोशन मिल सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी अचंभव की बात नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट मत जाना, क्योंकि ये संविधान में प्रावधान पहले से सरकार ने कर रखा है। पहले लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, इसके बाद विवाद का आगे अध्ययन करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। क्या परिणाम हुआ, सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश रहे, हम सबका अध्ययन करेंगे। साथियों, 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वरिष्ठता प्रणाली, जो वरिष्ठता है, प्रमाणी वरिष्ठता है, यानी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है उसका प्रावधान लाया गया। तो ये पूछ सकता है कि सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो प्रमोशन होता है कब लाया गया, तो ये 85 अमेंडमेंट एक्ट 2001 में लाया गया। अब अनुच्छेद 16(5) की बात करते हैं। ये कहता है कि राज्य नौकरियों में धर्म के आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, यानी जो जैसे मुस्लिम लोग हैं, जो माइनॉरिटी लोग हैं, इनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान बहुत सारी नौकरियों में होता है। बौद्ध, जैन, पारसी, इनके लिए भी हो सकता है। अगला साथियों कि अनुच्छेद 16(6), यानी राज्य क्या करेगा, राज्य आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के लिए 10% का रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है, इससे रोका नहीं जा सकता। वही ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा दोबारा आ गया, यानी जब आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 17, अनटचेबिलिटी, छुआछूत निषेध, यानी संसद ने इसके लिए कानून भी बनाया है कि कोई किसी के साथ छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो। 1955 में अप्रस्तुता अपराध अधिनियम पारित किया गया और 1976 में इस कानून को और कठोर बनाया गया। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 18 की, इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई। किस प्रकार की उपाधि, 4 प्रकार की उपाधि की बात की गई इसमें, हम उसके अध्ययन करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 18 सब क्लॉज ए की। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सेना और विद्या को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा, यानी कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट केवल सेना और विद्या को छोड़ के आपको किसी प्रकार की उपाधि से नवाज नहीं सकता। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में है। ऐसा क्यों? ताकि कोई अपने आप को दबा कुचला ना समझे। पहले देखो राय साहब, राजा, महाराजा, ये वो ऐसी उपाधियां होती थी, लेकिन इस समय ऐसी उपाधि नहीं दी जा सकती है, केवल विद्या और सेना को छोड़ के। अब सेना में कोई कर्नल जर्नल है तो उसका वह भौकाल है उसके नाम से, उसके पद से, तो ये ऐसा दिया जा सकता है। अगर कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, उसने पढ़ाई की है तो उसको दिया जा सकता है। ये उसकी मेहनत है अपनी, उसके अपने कर्म हैं, उसे नहीं छीना जा सकता। ऐसा संविधान में प्रावधान है। आर्टिकल 18 भी कहता है कि भारत के नागरिकों को विदेशों से उपाधि लेने पर रोक लगाता है, यानी भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के साथियों विदेश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 18C में कहा गया, अगर कोई विदेशी भारत में किसी लाभ के पद पे काम कर रहा है, वो भी बिना राष्ट्रपति की मंजूरी से किसी भी अन्य देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। तो कुल मिला के आर्टिकल 18 कहता है कि एक तो राज्य कोई उपाधि ही नहीं देगा सेना विद्या छोड़ के। दूसरा कहता है अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में नौकरी करता है तो विदेशी से वो कोई उपाधि नहीं लेगा। अगर कोई विदेशी भारत में नौकरी करता है तो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के वो किसी अन्य देश से या अपने ही देश से नहीं ले सकता। अगर हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो तो ये सारे प्रावधान है ताकि सबको समान अधिकार मिले। इसी को कहते हैं समानता का अधिकार। साथियों 18D बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है लाभ के पद पर आसीन नागरिक या विदेशी अन्य देश से कोई सुविधा या वेतन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता।
अगर मान लीजिए किसी आप दूसरे देश में नौकरी कर रहे हैं, किसी भी पद पर हैं और भारतीय नागरिक हैं, आप भारत के द्वारा अपॉइंट हैं, मैं मान लेता हूं कि आप किसी अन्य देश में भारत के उच्चायुक्त हैं, राजदूत हैं, यूनाइटेड नेशन में आप काम कर रहे हैं। आप ना तो वेतन ले सकते हैं ना तो सुविधा ले सकते हैं तब तक जब तक राष्ट्रपति महोदया इस समय जो है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आपको परमिशन ना दे दे। उनके परमिशन के बाद हो सकता है, लेकिन जब तक उनकी परमिशन ना मिले आप ना तो सेवा हासिल कर सकते हैं और ना ही वेतन, ना ही कोई उपाधि। एक मुद्दा आया था 1977 में, मोरारजी देसाई जी ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पे भी रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार के खिलाफ है। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी जी ने इसे दोबारा शुरू कर दिया। बालाजी राघवन मामले में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री या भारत रत्न जैसे उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ये कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, ये उसके कर्मों के आधार पर दिया जाता है, तो ये मिलता रहेगा। अब साथियों हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं और 6 के 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी शामिल है। दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सहकारी समिति वाला। भारत के राज्य में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी घूम सकते हो आप। 5वां कह रहा है भारत के किसी भी भूभाग में निवास करने का अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य हैं जहां नहीं जा सकते आप, निवास नहीं कर सकते। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे, रह सकते थे आप। ऐसे इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य आज भी हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों में आप निवास नहीं कर सकते आज भी। कभी इसका अलग से अध्ययन करेंगे हम। भारत के किसी भी भूभाग में जीविका हेतु कारोबार या व्यापार कर सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं लगाने वाला आपको। तो ये 6 राइट्स आपको स्वतंत्रता के दिए गए हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में। लेकिन साथियों उतने भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए गए हैं, उतने ही जितना आपको अधिकार दिया गया उतने रोक भी लगाए गए। किस आधार पर रोका गया आखिर? संप्रभुता, अखंडता, सॉवरेनिटी और डिग्निटी। भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें देश की संप्रभुता, अखंडता खंडित होती है तो आपके बोलचाल पे रोक लगा दी जाएगी। यह सर्वोच्च संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में हो जाती है आपके किसी भी एक्टिविटीज से, घूमने से, जाने से, बोलने से, बचने से, तब भी आपको रोक लगा दी जाएगी। विदेशी राज्यों से अगर आप मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पे, कोई दुश्मन राज्य है जैसे चीन है, पाकिस्तान है, अगर उसके साथ आप मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं तब भी आप पर रोक लगा दी जाएगी। लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। शिष्टाचार, सदाचार, अपनी मर्यादा को अगर आप बाहर हो जाते हैं तब भी आप पर रोक लगाई जा सकती है। अभी हमने देखा था रणवीर इलाहाबादी वाला केस बहुत चर्चा में था। न्यायालय की अवमानना पर कोर्ट का जो कंडक्ट होता है, अगर आप न्यायालय की बात को नहीं मानते, ठुकराते हैं, तब भी आपके अधिकारों को छीना जा सकता है, जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं आपको। मानहानि के आधार पे या अपराध उद्दीपन के आधार पे इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये वो 8 तरीके हैं जिसके तहत आपके 19 में जो 6 अधिकार दिए गए हैं वो भाई छीने भी जा सकते हैं। दिए 6 गए हैं लेकिन छीनने के अधिकार 8 हैं, इनको याद रखना। आप बोलना मत, यानी जब भी आप बोलना तो सोच समझ के बोलना। साथियों तो पहला वीडियो हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। 2 बार आप वीडियोस को देखोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स आपके लिए। साथियों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।